बच्चों आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे बोर्स मॉडल और स्पेक्ट्रम पर बेस। इफ़ r1 इज़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम देन द रेडियाई ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ r1 r। बच्चों अगर पहले ऑर्बिट की रेडियस r1 है हाइड्रोजन एटम में, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी बच्चों? देखो बच्चों, हाइड्रोजन एटम के लिए जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो किसी भी ऑर्बिट की nth रेडियस के लिए क्या होता है बच्चों? r1 इंटू एन स्क्वेयर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। अगर r1 की वैल्यू कितनी ली जाए? 0.529। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे अगर हमारे को सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 2 बच्चों। और थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना है तो बच्चों n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 बच्चों। ठीक है, r1 कांस्टेंट आपका। r4 के लिए निकालना है बच्चों तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 4r1 बच्चों, ये 9r1 और ये 16r1। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन एटम के लिए। और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो बच्चों तब फार्मूला क्या होगा रेडियस का? Rn r1 इंटू एन स्क्वेयर बाई जेड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है अगर r1 की वैल्यू इतनी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो Rn इज इक्वल टू r1 इंटू एन स्क्वेयर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वहाँ फिर आपको जेड की वैल्यू भी प्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तो जेड की वैल्यू 1 है बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रहें हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए और हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे से हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा था हमने इस फार्मूले को लगा के। देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए n क्या है, यहाँ ऑर्बिट का नंबर ही है। ठीक है, तो 2 के लिए पुट किया, सेकंड ऑर्बिट के लिए n2 पुट किया, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 और फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना था। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। इफ़ इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 3, मतलब थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, देन एमिटेड एनर्जी इज A 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, C 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड D 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा गया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी। बच्चों आपको क्या करना है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी में से सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी बच्चों। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों nth ऑर्बिट के लिए? -13.6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में पूछा ना तो उसी यूनिट में लिख रहा हूँ बच्चों मैं। -13.6 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। बच्चों हाइड्रोजन है तो Z1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, -13.6 जेड स्क्वेयर एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा फार्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए है, क्योंकि हमारे को सोल हाइड्रोजन एटम के लिए करना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? -13.6 बाय एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब आपको क्या करना है बच्चों, थर्ड ऑर्बिट में से सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस करनी, E3 माइनस E2। ठीक है, तो क्या करेंगे, -13.6 थर्ड ऑर्बिट के लिए n कितना हो जाएगा? 3 माइनस 13.6 सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस करनी है तो n यहाँ 2। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे अब आप, -13.6 बाय 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 13.6 बाय 4। ठीक है, प्लस वाली टर्म आप पहले लिख सकते हैं, माइनस वाली बाद में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 13.6 कॉमन, 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, इसे अब आप सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों यहाँ पे? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से बच्चों आपसे किसी भी ऑर्बिट के लिए एनर्जी का डिफरेंस जो है पूछा जा सकता है। अभी इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से थर्ड में जंप कर गया या फिफ्थ से फर्स्ट में आ गया, तो आपको क्या करना है, उस ऑर्बिट में से जिस ऑर्बिट में आया इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी माइनस करनी है बच्चों। आपको पता चल जाएगा एमिटेड एनर्जी कितनी है। जितना एनर्जी गैप होगा उतनी ही एनर्जी वो रिलीज़ करेगा बच्चों।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ आयन विल बी। बच्चों हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है लिथियम 2+ के लिए निकालनी। बच्चों हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसमें क्या रिलेशन होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज इक्वल टू Z² इंटू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है बच्चों, ये होता है रिलेशन। तो Z कितना होगा लिथियम का? लिथियम के लिए 3 आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी मेंशन की गई है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी होती है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से वैलेंस शेल मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव किया गया होगा तो कैसे बच्चों? देखो बच्चों, आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल के इनफाइनाइट पे लेके जाना होता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे हमने एनर्जी को कितना कंसीडर कर रखा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को 0 कंसीडर किया गया है, रेफरेंस वैल्यू 0 ली गई। इनफाइनाइट डिस्टेंस वो कंसीडर करते हैं बच्चों हम जहाँ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन नहीं है। वो डिस्टेंस जहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगी, उस डिस्टेंस को, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के उस डिस्टेंस को आप इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलेंगे बच्चों। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर प्रेजेंट है उस एनर्जी को आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो एनर्जी है उसमें से माइनस कर दें, तो आपको पता चल जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन E∞ माइनस E₁, क्योंकि वैलेंस शेल क्या होगी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए 1 होगी बच्चों। ठीक है, E∞ कितना? 0। ठीक है, माइनस 13.6, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं तो इंटू Z², 1 का स्क्वायर, N² 1² बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इन्होंने दिया हुआ था बच्चों। ठीक है, पर एटम। और अगर आपको हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए आयनाइजेशन एनर्जी करनी होती तो बच्चों क्या होता? बस यहाँ पे 1² की जगह Z² होता है, इसीलिए तो हमने फार्मूला बनाया था Z² आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या था? Z² इंटू आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ से बना है बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए होता है तो यहाँ पे 1 की जगह क्या होता है? Z² होता है बच्चों। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की, वो हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी इंटू Z² होता है बच्चों। ठीक है, ये फार्मूला वहाँ से यूज़ किया गया। तो आपका आंसर क्या आया था यहाँ पे? 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो बच्चों, ब्रैकेट सीरीज बोला गया है तो N1 क्या होगा? 4। इस सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट क्या कंसीडर कर सकते हैं आप? 4। ठीक है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन ब्रैकेट, तो N1 4। और थर्ड लाइन कब ऑब्टेन होगी बच्चों? देखो, अगर इसके नेक्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करता है तब उसे बोलते हैं, उस रेडिएशन जो मिलती है हमारे को वो फर्स्ट लाइन। ठीक है, और अगर 6th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा बच्चों तो सेकेंड लाइन। 7th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अगर इसमें तो थर्ड लाइन। ठीक है, जो आपको स्पेक्ट्रम में जो लाइन मिलेगी बच्चों, फिर फर्स्ट लाइन कब मिलेगी? जब इसके जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा। और 6th ऑर्बिट से सेकेंड लाइन और 7th ऑर्बिट से जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलेंगे उसे? थर्ड लाइन बच्चों। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? वेवलेंथ निकालनी है बच्चों। तो रेडबर्ग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं आप, 1/λ/R² अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो। हाइड्रोजन के लिए पूछा है तो Z1 हो जाता है बच्चों, तो फार्मूला इतना ही यूज़ कर सकते हैं, R 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/λ/R
क्योंकि आर की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर आर की फॉर्म में ही पूछा गया। ठीक है, N1 4, N2 कितना होगा बच्चों 7। ठीक है, आप इसे आगे फर्दर अगर करें तो 1/16 माइनस 1/49। ठीक है, और इससे आगे चलेंगे आप तो क्या आएगा 1/λ इज इक्वल टू आर, इसका एलसीएम ले सकते हैं आप। ठीक है, 1/16 माइनस 1/49 का एलसीएम लेंगे अगर 16 और 49 का, ये कितना आ जाएगा 784। ठीक है बच्चों, तो 49 माइनस 16। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे अगर आगे तो ये कितना बन जाता है अपना, तो ये हो गया अपना R 33/784। ठीक है, और आपको लैम्डा निकालना है ना बच्चों, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 784/33R। ठीक है, 784/33R। इस तरह से ये जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बच्चों करनी थी। अब मान लो आपसे ये कहते कि सेकंड लाइन के लिए वेवलेंथ करो, तो हम यहाँ पे N2 क्या रख देते बच्चों 6, फर्स्ट लाइन बोलते तो 5 बच्चों। ठीक है, और इन्फिनिटी लाइन बोलते तो यहाँ पे इन्फिनिटी बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा और गामा की फॉर्म में भी बोल सकते हैं बच्चों, जैसे फर्स्ट लाइन अल्फ़ा लाइन, सेकंड लाइन बीटा लाइन, थर्ड लाइन गामा लाइन बच्चों। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है अल्फ़ा बीटा गामा की फॉर्म में बच्चों, या यूं करके भी पूछ सकते हैं बच्चों शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब इन्फिनिटी से आएगा तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा ना बच्चों वहाँ, तो वो इन्फिनिटी वाली जो होगी वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ क्या होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट से आएगा तो वहाँ का एनर्जी जो डिफरेंस है बच्चों इन्फिनिटी सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस बच्चों, और जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट का जो है वो मिनिमम आपका एनर्जी डिफरेंस होगा, तो वहाँ वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी बच्चों। अल्फ़ा लाइन के लिए वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है और इन्फिनिटी लाइन के लिए वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, अल्फ़ा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, इन्फिनिटी लाइन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन। ठीक है, इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल ऐसे प्रोसीड करना है बच्चों। N1 और N2 आपको क्लियर हो जाना चाहिए।